हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे अष्टविध शस्त्रकर्म, जिसका विषय दौरान आपको जो है सुश्रुत संहिता में मिलता है, क्योंकि वह शल्य चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है। तो शुरुआत हम वहाँ से करेंगे। देखिए, यहाँ पर सुश्रुत ने शस्त्रकर्म जो है उसके 8 भेद बताए हुए हैं। आचार्य चरक की बात करें तो उन्होंने शस्त्रकर्म के 6 भेद बताए हैं। अष्टांग हृदय ने 13 कहे हैं और अष्टांग संग्रह ने जो है 12 भेद कहे हैं। उन्होंने दहन को नहीं माना है। अभी अपन जब 8 भेद के अलावा अष्टांग हृदय और संग्रह ने कौन से अतिरिक्त शस्त्रकर्म बताए हैं, उनका जब हम अध्ययन करेंगे तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो चलो देखते हैं सुश्रुत ने कौन से शस्त्रकर्म का वर्णन किया है। सुश्रुत पे आते हैं। सर्वप्रथम हमने बताया 8 प्रकार के शस्त्रकर्म में छेदन, भेदन, लेखन, वेधन, ऐषण, आहरण, विश्रावण, सीवन, यह 8 प्रकार के शस्त्रकर्मों का वर्णन मिलता है। सुश्रुत के ही सूत्र स्थान के शस्त्रकर्मी अध्याय में इन 8 प्रकार के शस्त्रकर्म जो है वो बताए गए हैं। चरक ने जो है शस्त्रकर्म जो है उनका वर्णन जो है चिकित्सा स्थान के द्विवरणीय चिकित्सा अध्याय में किया हुआ है, जिसको अपन देखेंगे। उन्होंने 6 प्रकार के ही शस्त्रकर्म बताए हुए हैं, जो है पाटन, वेधन या व्यधन, छेदन, लेखन, प्रच्छान व सीवन। यहाँ पर देखने योग्य बात यह है कि आचार्य सुश्रुत ने जो है ऐषण आहरण को जो है शस्त्रकर्म में गिना हुआ है, लेकिन आचार्य चरक ने जो है केवल 6 ही शस्त्रकर्म बताए हैं। ऐषण आहरण को शस्त्रकर्म नहीं माना है। ठीक है, यहाँ पर आचार्य जब अपन द्विवरणीय अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक स्थान पर एक लाइन लिखी हुई है कि ऐषण आहरण को उन्होंने यंत्र कर्म के अंतर्गत गिना हुआ है। अष्टांग हृदय की बात करते हैं तो आचार्य वाग्भट ने 13 प्रकार के शस्त्रकर्मों का वर्णन किया है। जो 8 प्रकार के सुश्रुत ने जो शस्त्रकर्मों का वर्णन किया है, उसके अतिरिक्त 5 कौन से हैं उनको आप देखिएगा। तो देखिए, वाग्भट के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार जो 8 बताए हैं वो प्लस उत्पाटन, कुट्टन, मंथन, ग्रहण, दहन, 8 और ये 5, कुल मिलाकर 13 प्रकार के शस्त्रकर्मों का वर्णन किया है। वह अष्टांग हृदय ने किया है। अष्टांग संग्रह की बात करें तो उन्होंने जो दहन जो अष्टांग हृदय ने माना है उसको उन्होंने नहीं माना है। इस प्रकार से अष्टांग संग्रह ने केवल 12 प्रकार के ही शस्त्रकर्मों का वर्णन किया हुआ है। नीचे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आते हैं। कभी कभी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रशस्त व्रण के लक्षण क्या है। प्रशस्त व्रण वह व्रण है जो चिकित्सक के द्वारा बनाए गए व्रण है, जिससे किसी भी तरीके का कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। वह उन व्रणों को प्रशस्त व्रण के अंतर्गत रखा गया है। तो वह प्रशस्त व्रण कैसे होने चाहिए वो देखेंगे। तो सुश्रुत कहते हैं कि जो व्रण आयत, विशाल, सुविभक्त और आश्रय रहित हों वह प्रशस्त व्रण के अंतर्गत आएंगे। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, अगर कोई पूछ ले, अगर किसी परीक्षा में पूछा जाए कि प्रशस्त निम्न में से कौन सा प्रशस्त व्रण का लक्षण नहीं है, तो आपको अगर ये 4 लक्षण याद रहेंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि प्रशस्त व्रण का कौन सा लक्षण नहीं है। आगे देखते हैं, कुछ छेदन के स्थल बताए हुए हैं। जब छेदन कर्म करते हैं अपन, तो ऐसे कौन से स्थल है जहां पर हमें किस तरह का छेदन करना चाहिए और किस प्रकार का छेदन नहीं करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले बताया हुआ है तिर्यक छेदन का स्थल। देखेंगे तो इसमें देखने वाली बात यह है कि तिर्यक छेदन के जितने भी स्थल हैं, अगर आप याद करना चाहें इसको आसानी से, तो सभी जो स्थल हैं वह ऊर्ध्वजतुगत बताएं। ऊर्ध्वजतुगत मतलब सिर के ऊपर के, मुख्यतः वह ऊर्ध्वजतुगत जो है तिर्यक छेदन स्थल का ही वर्णन किया गया है। देखिए, भ्रू यानी भौहें, गंड गंड स्थल, शंख शंख, ललाट, अक्षिपुट, ओष्ठ और दंतवेष्ट। अगर आपको एक साथ याद ना हो तो बस आप यह याद कर सकते हैं या देख सकते हैं कि जो भ्रू, जो ऊर्ध्वजतुगत यानी गर्दन के ऊपर के जितने भी भाग हैं, मैक्सिमम तिर्यक छेदन के स्थल के अंतर्गत आते हैं। भ्रू, गंड, शंख, ललाट, अक्षिपुटक, ओष्ठ और दंतवेष्ट, ये सभी ऊर्ध्वजतुगत स्थल के अंतर्गत ही हैं। और बाकी कक्षा, कुक्षी, वंक्षण है, इनमें छा आने के कारण आप इनको याद कर सकते हैं, कक्षा, कुक्षी, वंक्षण। तो इस तरीके से तिर्यक छेदन के स्थल को आप आसानी से याद कर सकते हैं। नीचे देखते हैं चंद्रमंडल के छेदन। चंद्रमंडल जो छेदन के स्थल हैं वो कौन से हैं। तो देखिए, चंद्रमंडल छेदन के स्थल 2 ही हैं, हस्त एवं पाद। ठीक है, तो इसको भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। आगे आके देखेंगे हम लोग कि अर्धचंद्राकार छेदन के स्थल कौन से हैं। अर्धचंद्राकार छेदन के स्थल भी 2 ही बताए गए हैं, उपस्थ और गुदा। गुदा और उपस्थ, उपस्थ को मेटरी कहा गया है। तो इन दोनों को, अगर आपसे तिर्यक छेदन के स्थल याद ना हो रहे हो तो कम से कम इन दोनों को तो आप याद ही रखें।
अगर इन दोनों के छेदन के स्थल पूछें तो आप जो है आसानी से बता सकते हैं। पर मैंने आपको बताया कि तिर्यक छेदन के स्थल जितने भी ऊतजदुगत स्थान हैं, मुख्यतः तिर्यक छेदन के स्थल उन्हीं को कहा गया है, भ्रू, गंड, शंखललाट, अक्षिपुटक, ओष्ठ, दंतवेष्ट। ठीक है, तो आपको याद करने में आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। और कक्षा कुक्षी वंकरण को मैंने बताया कि उसमें छा जो आ रहा है, तो उससे आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि ये कक्षा कुक्षी वंकरण और तिर्यक छेदन के स्थल। एक और महत्वपूर्ण लाइन है जो बहुत बार पूछी जाती है कि शस्त्र कर्म है वो किस दिशा में करते हैं। वह हमेशा रोमों के अनुलोम दिशा में करते हैं। शस्त्र कर्म हमेशा रोमों के अनुलोम दिशा में ही किया जाता है। जो रोम कूप बताएंगे, लोम जो बताए हमें शरीर में जो रोए हैं, उनके अनुलोम दिशा में ही शस्त्र कर्म करना चाहिए। इससे मिलता एक और क्वेश्चन आता है कि आलेप जो लेपन कर्म है वो हम किस दिशा में करना चाहिए, तो उसको हमेशा जो है प्रतिलोम दिशा में करने को बोला है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।